गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 27/4/2020 की कक्षा में विषय पर चर्चा करने से पूर्व पुनः आपको अपील का स्मरण करा दें कि कोरोना वायरस के कारण जो समूचे विश्व में महामारी फैली है, उससे बचाव के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत ही आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सरकार द्वारा जो समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। हमने बताया था कि ये ऐप जो है वो आपको अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए रहे होंगे तो उससे आपको ये ऐप अलर्ट कर देगा। हाथों को बार बार अच्छी तरह से साबुन से धोएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर का प्रयोग करें या हाथ की कोहनी का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ इन सब कार्यों के लिए अपने आसपास के लोगों को, मित्रों को भी इन सब कार्यों के लिए प्रेरित करिए और उनसे इसका भी जिक्र करिए कि वो जो है अपने भी संपर्क के लोगों को इन सब कार्यों के लिए प्रेरित करें। तभी कोरोना वायरस से हम लोग बचाव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने शनिवार की कक्षा में हड़प्पा धर्म के बारे में चर्चा की थी और उनका, इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था उसको हमने बताया था और तमाम तरह की पूजा का प्रचलन था। अब इसके बाद हमने बताया था कि अंत्योष्ठी संस्कार की चर्चा हम अगले दिन करेंगे, अगले ऑडियो में करेंगे, क्योंकि अंत्योष्ठी संस्कार छूट रहा था। तो बच्चों, हम इनके अंत्योष्ठी क्रियाकलापों के बारे में बता दें कि इस सभ्यता में 3 प्रकार के सौत्सर्ग के प्रमाण मिले हैं। जैसे एक है पहला पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? पूर्ण समाधिकरण में ये होता था, जो शव होता था वो उसको पूरी तरह से भूमि में दफना दिया जाता था, पूरी तरह से भूमि में गाड़ दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि पहले लोग जो है शव को खुला छोड़ देते थे और जंगली पशु पक्षियों को खाने के बाद जो उसका बचा हिस्सा होता था उसको भूमि में दफन कर दिया जाता था। और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता था कि इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ दिया जाता था। तो इस तरह से ये अंत्योष्ठी की 3 प्रक्रियाएं अंत्योष्ठी की 3 प्रकार से होती थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इसके साथ साथ बच्चों, हम आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग टीला है उसके दक्षिण पश्चिम में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने एच कब्रिस्तान का नाम दिया है। और जो इसमें जो समाधान की प्रक्रिया थी उसमें आज के ही तरह जो है वो शवों का दिक उत्तर दक्षिण की होता था। मतलब सिर उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की तरफ होता था। परंतु कुछ एक्सेप्शन भी प्राप्त होता है। जैसे लोथल में के जब एक कब्र का निरीक्षण किया गया तो उसमें शव का जो सिर है वो पूर्व की तरफ तथा पैर पश्चिम की ओर है और उसके शरीर को करवट लिए दिखाया गया है। तो ये एक एक्सेप्शन है। और यहीं से, इसी पुरास्थल से एक कब्र में 2 शव आपस में लिपटे हुए मिले हैं। सुरकोटदा से, यहाँ से भी एक अंडाकार शव का अवशेष मिला है। और इसके साथ साथ रोपड़ जो पुरास्थल है, यहाँ से एक कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। यहीं पर हम आपको मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से कुछ नरकंकाल बिखरे हुए मिले हैं, उसकी भी चर्चा कर दें कि इनको जो है कहीं पर दफनाया नहीं गया है, ये छत बिछत अवस्था में
बिखरे हुए मिले हैं। और इन्हीं नरकंकालों को लेकर जो है इस सभ्यता के पतन के बारे में मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने अपना विचार व्यक्त किया था। तो खैर उसकी चर्चा हम आपको जब इस सभ्यता का पतन बताएंगे, कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ बताएंगे, तो उसमें उसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आता है इस सभ्यता की कला, इस सभ्यता के लोगों का कलात्मक जीवन, कला के प्रति कैसा रुझान था, किस तरह का रुझान था, इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो बच्चों हम आपको बता दें कि सिंधु कला जो है एक प्रसिद्ध भारतीय प्राचीन कला है। और जब यहाँ के पुरावशेषों पर बारीकी से नज़र डालते हैं, जो यहाँ के पुरास्थलों से पुरानिधियाँ प्राप्त हुई हैं, उस पर जब सूक्ष्मतम दृष्टि डालते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि ये कला जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इस पर कहीं विदेशी प्रभाव नहीं है। और यहाँ की कलाकृतियों के लिए हमें यहाँ की पुरानिधियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कलाकृतियों के विवेचन के लिए जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बैल तथा बंदरों की आकृतियाँ तथा लाल पत्थर की एक मूर्ति का धड़ आदि इस कला के जो है वो मतलब सर्वोत्तम उदाहरण हैं। और इसमें जो है क्या कहते हैं, इन सब यहाँ की कलाओं में जिस कला का परिचय मिलता है वो कला की शैली की सशक्त स्वाभाविकता, आकृति के विभिन्न अनुपातों के उत्कृष्ट ज्ञान और हर्ष तथा उल्लास की ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण है बच्चों, जिसका अनुभव जीवन के स्पंदनशील क्षेत्र में ही हो सकता है। और इस काल की जब कला को हम देखते हैं तो उसमें अनुभव तथा कौशल की पर्याप्त परिपक्वता का परिचय मिलता है। और साथ ही साथ ये कला जो है इस कला में सृजनात्मकता व्यक्त होती है और इसके साथ साथ इन लोगों के बौद्धिक विकास और आर्थिक संपन्नता को भी यहाँ की कला प्रदर्शित करती है। तो इसमें जो है इन्होंने जो है बहुआयामी कलाओं का विकास किया और कला के सभी पक्षों का विकास इस काल में हुआ। जैसे आपकी वास्तुकला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, मृदभांड कला है, आभूषण एवं धातु निर्माण कला है और मुहर या मुद्रा निर्माण कला है। कला जो भी विधाएं हैं, कला की जो भी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं का विकास जो है हड़प्पा सभ्यता में हुआ। तो सबसे पहले जो है हम आपको वास्तुकला के बारे में बताएंगे। वास्तुकला का मतलब क्या है? वास्तुकला का मतलब भवन निर्माण या नगर नियोजन इससे है, जिसकी चर्चा हम आपको जब इस सभ्यता की विशेषताएं बता रहे थे तो उसमें भी किए थे। और एक बार पुनः जो है इस वास्तुकला के अंतर्गत इस नगर नियोजन, भवन निर्माण तथा जो मेन भवन प्राप्त हुए हैं उसका यहाँ पर जो है उल्लेख कर देना या चर्चा कर लेना जो है प्रासंगिक होगा। चूँकि ऑडियो थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए नेक्स्ट चर्चा अगले ऑडियो में। बच्चों, सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से जो भी उत्खनन कार्य हुआ है, अगर उस पर हम लोग एक विहंगम दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ के निवासी थे, माने सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, वो एक महान निर्माणकर्ता थे। उन्होंने नगर नियोजन करके नगरों में सार्वजनिक तथा निजी भवन, रक्षा प्राचीर, सार्वजनिक जलाशय, सुनियोजित मार्ग व्यवस्था तथा सुंदर नालियों का जो है उन्होंने प्रावधान किया। वास्तव में ये जो कल्चर था, ये जो संस्कृति थी, ये जो सभ्यता थी, अपनी विशिष्टता एवं उन्नत नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस तरह की मतलब हमने बताया था कि इस तरह की नगर योजना जो है या उसके अंतर्गत जो भी सड़कों, नालियों या भवनों का प्रावधान निर्माण किया गया था, किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं दिखाई देती। क्योंकि जो है इतना
जैसे हमने बताया कि मेसोपोटामिया की भी जो सभ्यता थी उसमें भी इस तरह का वास्तु विन्यास या इतना उच्च कोटि का वास्तु विन्यास दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस सभ्यता के नगर का अभिन्यास जो है वो ग्रिड प्लानिंग की तरह होता था। और जो नगर योजना है उसमें हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा के नगरों का उल्लेख करेंगे। और जो ये पुरास्थल हैं, ये पांचों जो पुरास्थल हैं, यहाँ का जब उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ के उत्खनन से ये ज्ञात हुआ कि मतलब ये जितने भी नगर थे वो एक सुनियोजित तरीके से एक प्लान्ड वे में बसाए गए थे। और हड़प्पा का जो नगर था वहाँ के उत्खनन से ये ज्ञात हुआ कि जो हड़प्पा का नगर था वो लगभग 3 मील के घेरे में था। और यहाँ से जो पुरानिधियाँ प्राप्त हुई हैं या जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उसमें स्थापत्य की दृष्टि से दुर्ग एवं रक्षा प्राचीर के अतिरिक्त निवास गृह, चबूतरों एवं अन्नागार का विशेष महत्व है। वास्तव में इस सभ्यता के विभिन्न नगरों में नगर निर्माण की योजना के जो मुख्य बातें हैं, नगर निर्माण योजना की जो मुख्य बातें हैं उसमें समरूपता या समानता देखने को मिलती है। और जिन भी पुरास्थलों का, इन 5-6 पुरास्थलों का जो मतलब उत्खनन कार्य हुआ है उसमें तदनुसार नगरों में 2 टीले मिलते हैं, एक पश्चिम दिशा में और एक पूरब दिशा में। पश्चिम दिशा वाला टीला जो है उसे दुर्ग टीला कहा गया है। और हमने बताया था कि ये दुर्ग टीला जो होता था वो छोटा किंतु पूर्वी टीले की अपेक्षा ऊंचा होता था। वहीं जो पूर्वी टीला होता था वो अपेक्षाकृत पश्चिमी टीले से बड़ा और किंतु नीचे बसा होता था। और हमने ये भी बताया था कि दुर्ग टीले में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन स्थित थे, जबकि जो पूर्वी टीला था वो नगर क्षेत्र कहलाता था, निचला शहर कहलाता था। और हड़प्पा का जो दुर्ग टीला था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला था वो यानी पश्चिमी टीला, वो रक्षा प्राचीर के द्वारा घेरा गया था, जबकि इन दोनों शहरों के जो पूर्वी टीले थे वो खुले थे। कालीबंगा का दुर्ग टीला तो रक्षा प्राचीर से घेरा ही गया था, इसके साथ साथ नगर टीला भी जो है वो रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। मतलब दुर्ग टीला अलग रक्षा प्राचीर से घेरा गया था और नगर टीला अलग रक्षा प्राचीर से। इसी तरह से लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग एवं नगर टीले जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घेरे गए थे। लेकिन ये है कि दोनों इन पुरास्थलों से 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिम दिशा में और एक पूरब दिशा में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है वो केवल पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। नगर टीला नगर टीले की घेरेबंदी नहीं की गई थी। कालीबंगा में क्या कहते हैं, दुर्ग टीला अलग रक्षा प्राचीर से घेरा गया था और नगर टीला अलग रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। इसी तरह से लोथल और सुरकोटदा में दुर्ग टीला और नगर टीला जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। जो दुर्ग टीला हमने पहले भी चर्चा की है, जो दुर्ग टीला था वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन, धार्मिक भवन, अन्नागार आदि स्थित थे। और इस संदर्भ में हम मोहनजोदड़ो से जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका उल्लेख आपके समक्ष करना चाहेंगे, आप उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, यद्यपि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। हमने जब इस सभ्यता की विशेषताएं बताई थी या धार्मिक जीवन के संबंध में चर्चा की थी तो हमने मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार की चर्चा की थी। तो हमने बताया था कि इस स्नानागार का प्रयोग जो है वो धार्मिक अवसरों पर किया जाता था।
किया जाता था। जैसे आजकल लोग धार्मिक अवसरों पर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन या मकर संक्रांति के दिन क्या कहते हैं, जलाशयों में, नदियों में स्नान करते हैं, वैसे उस समय भी जो है लोग धार्मिक अवसरों पर इस मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में स्नान करते थे। ये स्नानागार जो है वो करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है, और जो इसकी गहराई है वो लगभग 7 फुट है, और जो इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं वो क्या कहते हैं, वो उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ बनी हैं, और कुंड में 3 तरफ से जो है वो कक्ष बने हैं, और इसके उत्तर में 8 स्नान घर हैं। इस कुंड के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वह अपने आप में बेजोड़ ईंटें हैं। कुंड में बाहर का अशुद्ध जल न आए, इसके लिए कुंड के तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिड़ौरी का प्रयोग हुआ है। कुंड से पानी निकलने के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थीं जो कि ढकी हुई थी, और इस कुंड में पानी की आपूर्ति का जो स्रोत था, इसी कुंड के दक्षिण पश्चिम में एक कुआं मिला है जो इसमें पानी की आपूर्ति का स्रोत था, जिसके माध्यम से इस कुंड में पानी आता था। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो से एक क्या कहते हैं देवालय मिला है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर एक विशाल भवन है, और जिसका आकार लगभग क्या कहते हैं 230 फुट है, लंबाई में 230 फुट है, और इसकी चौड़ाई जो है वो करीब 70 फीट है। मैके का मानना है, अर्नेस्ट मैके का मानना है कि ये कोई बड़ा पुरोहित आवास था। ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहीं का अन्नागार, मोहनजोदड़ो से ही जो प्राप्त हुआ है। इसकी भी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं कि जो राजस्व के रूप में अन्न वसूला जाता था उसका भंडारण यहाँ पर होता था। तो वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अन्नागार जो है वो उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार है वो पक्की ईंटों के विशाल चबूतरे पर निर्मित है, और हड़प्पा से भी हमने बताया कि अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसी तरह से मोहनजोदड़ो से ही एक सभा भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और ये दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में स्थित है। एक वर्गाकार आकृति में 27 × 27 मीटर, मतलब लंबाई भी 27 मीटर और चौड़ाई भी 27 मीटर। ये जो सभा भवन है वो ईंटों से निर्मित है, और 5-5 स्तंभों की 4 पंक्तियों में जो है इसकी छत टिकी हुई है। यानी कुल मिलाकर जो है ये एक वर्गाकार हाल है जो 20 स्तंभों से युक्त है। 5-5 की 4 पंक्तियां हैं, और इसी स्तंभ पर जो है इसकी छत टिकी थी, सभा भवन की छत टिकी थी। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सभा भवन प्रतीत होता है। ठीक है। यहाँ पर सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाती रही होंगी। कुछ पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि यहाँ पर संभवतः कोई बाजार लगती रही होगी। ठीक। अब इसके बाद वास्तुकला में आता है यहाँ का भवन निर्माण, और इसके बाद जो है सड़कें, नालियाँ। ठीक है। तो इसकी चर्चा हम बच्चों अगले ऑडियो में करेंगे। थैंक यू।